तो सर ईएफटी टैपिंग के अंदर क्या हमारी लाइफ की उन प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन है जो एक्चुअल में काफ़ी बड़ी है? अगर आप कर्म करोगे, अगर आप इम्प्रूव होना चाहते हो तो 100 तरीके, आपके लिए 100 डोर है। अगर आपका डोर ही बंद है कि मेरे को करना ही नहीं है भाई, रहना ही नहीं है, वो अलग चीज़ है। ईएफटी की टैपिंग होती है, हीलिंग होती है। जब क्लाइंट आपके पास फर्स्ट टाइम आता है तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या होता है और वो किस तरीके से ईएफटी को समझते हैं? फर्स्ट हाफ में इंसान लेजी होता है, डायरेक्शनलेस होता है, आलसी होता है, सुस्त होता है, नेगेटिव होता है, सब कुछ होता है। वो फर्स्ट हाफ होती है मूवी के हमेशा। इवन उनके पास अच्छी खासी डिग्रीज होती हैं, फिर अगर मैं गया मैं फेल हो गया, घर पे सब बेइज्जती करेंगे, "अरे भाई क्यों करेंगे, तुम 50 जगह जाओगे, 50 जगह थोड़ी फेल होगे।" ऐसा तो नहीं सक्सेस के चक्कर में हमारे अपने छूट जाएंगे पीछे, या कहीं ऐसा तो नहीं सक्सेस मिल गई तो मुझे हमेशा एकदम बेस्ट लगना पड़ेगा, मैं कभी रिलैक्स नहीं कर पाऊंगी, मैं कभी रेस्ट नहीं कर पाऊंगी। तो पर वो प्रॉब्लम इसीलिए होती है उसके साथ क्योंकि वो इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी होती है। उसकी फैमिली से उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा होता है और उसको ये लगता है कि मेरा तो कोई नहीं है, मुझे अपने ड्रीम्स फॉलो करने हैं। सर सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी हमारे शो पे। थैंक यू फॉर कमिंग। और आपने बहुत सारे लोगों की लाइफ बहुत अच्छी की है, तो मेरी लाइफ भी अच्छी कर दीजिए। थैंक यू सो मच दिव्या जी फॉर हैविंग मी। बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम में इमोशंस ही हैं और हर एक इंसान इमोशन से परेशान है। चाहे वो खुशी के इमोशंस हों, चाहे वो गम के हों, और कुछ इमोशंस बहुत एक्स्ट्रा होते हैं जो हाइलाइट भी नहीं होते। जैसे मेरी लाइफ में भी सर एक प्रॉब्लम है, क्या आप सॉल्व करेंगे? बताइए बताइए। सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मुझे खुद को ही नहीं पता होता, कभी-कभी मैं दुखी रहती हूँ, पूरे-पूरे दिन दुखी रहती हूँ और बैठ के सोचती रहती हूँ कि यार मैं दुखी क्यों हूँ? बट मैं दुखी हूँ और बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। तो मेरे ये इमोशंस क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए, इमोशंस हमेशा एक मैसेज हमें देते हैं कि हमको कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसा लाइफ में है जो हमें चेंज करने की ज़रूरत है, या कुछ ऐसा हमारी लाइफ में है जो स्टक है। जैसे फॉर एग्जांपल, कभी-कभी हमारी लाइफ में कुछ नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सब कुछ अच्छा है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। रिलेशनशिप भी अच्छे हैं, हेल्थ भी अच्छी है, फैमिली भी ठीक है, सब कुछ अच्छा है, मनी भी आ रहा है, फ्लो ठीक है, पर तब भी हैप्पीनेस नहीं है, तब भी एक मतलब एक जॉय नहीं है, एक मतलब डेली आप ये फील नहीं करते कि यार मैं एक्साइटेड हूँ सुबह उठने के लिए, या क्या मज़ेदार दिन रहा, वो फील नहीं हो रहा। सब कुछ अच्छा हुआ है, बाय द ग्रेस ऑफ, कुछ गलत नहीं हुआ, तब भी हाई फील नहीं हो रहा लाइफ में। यस। वही प्रॉब्लम है ना। देखिए, यहाँ पर हमें को ये समझना पड़ेगा कि जो लाइफ में सिचुएशंस होती हैं वो कभी भी हमारी हैप्पीनेस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। हैप्पीनेस हमेशा इनवर्ड्स होती है, जॉय हमेशा इनवर्ड्स होता है, और प्रॉब्लम भी हमेशा इनवर्ड्स होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक गोल बना लें और उस गोल में हमें कोई चैलेंज आ जाए, आएगा ही, आएगा ऑब्वियसली ही। आएगा। राइट, आपने गोल बना लिया कि मेरे को यूट्यूबर बनना है, मेरे को पॉडकास्टर बनना है, या आपने गोल बना लिया कि मेरे को किताब लिखनी है, मैं आपने गोल बना लिया मुझे कोच बनना है, मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है। बट उसके बीच में कुछ रिजेक्शंस आ रहे हैं, कुछ फेलियर्स आ रहे हैं, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहे, कुछ कुछ भी हो रहा है लाइफ में। अब आप सोचोगे यार मेरा तो आज हो नहीं रहा, आप परेशान हो जाओगे। राइट, वहां पर प्रॉब्लम है। अगर वो परेशानी आप रखोगे तो क्या आपको लगता है आप गोल्स को ज़्यादा इजीली अचीव कर लोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, फिर तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आने और वाली है। मुश्किल हो जाएगा। फिर तो वो बात हो गई कि आप अपनी बॉडी का वेट तो उठा नहीं पा रहे, 20 किलो और किसी ने आपके कंधे पे टांग दिया। राइट, तो अगर आप ज़्यादा काम हो, कंपोज्ड हो, हैप्पी गो लकी पर्सन हो, चेयरफुल हो, रिस्पेक्टफुल हो, तो आप बताओ ज़्यादा लोग कनेक्ट करेंगे आपसे? ऑब्वियसली करेंगे बिकॉज़ अगर पॉजिटिव एनर्जीज़ राइट, एक्सचेंज होंगी। मैं बचपन में मेरे को याद है कि हमारे घर के पास 3 दुकान लाइन से लगी होती थी किराने की। जनरल स्टोर जो होता है, डिपार्टमेंटल स्टोर 3, और तीनों पे सेम सामान मिलता था। बट हम हमेशा एक जगह ही जाते थे, कभी हमने नहीं सोचा दूसरी जगह जाने का। कभी वो दुकान बंद है, किसी वजह से होली है, कुछ है, बंद है, तो कभी दूसरे से ले लिया, नहीं तो हमेशा एक शॉप पे। और मैंने एक चीज़ बाद में नोटिस की जब मैं बड़ा हुआ, तब छोटे में तो कभी नहीं सोचा कि हम उसमें क्यों जाते थे, और मैक्सिमम लोग उस पे जाते थे क्योंकि वो भैया का बात करने का तरीका बड़ा अच्छा था। हमेशा हाँ। पूछते थे वो, हमेशा क्या चल रहा है बेटा, क्या चल, मम्मी कैसी है, पापा कैसे हैं, हमेशा पूछते थे, अच्छी बात करते थे। कभी पैसे कम पड़ गए, कोई बात नहीं बेटा, बाद कोई में दे दिक्कत नहीं, देना। बाद में दे देना। और बाकी दोनों लोग सेम सामान बेच रहे हैं, पर वो पता नहीं क्यों इतना परेशान आत्मा थे। जब भी उनके पास कभी मैं गया, एक आध बार कभी भी गया, इतनी गंदी शक्ल बना रखी होती थी उन्होंने, इतना परेशान, अपने एम्प्लॉय पे चिल्ला रहे हैं, जो कि सफाई क्यों नहीं की, ये क्यों नहीं किया, हमेशा परेशान रहते थे, पता चलता था, वाइब्स आ जाती थी। तो वहाँ पैर ही नहीं पड़ता था। जो इंसान
खुशी अंदर से फाइंड आउट कर लेता है, इमोशंस को रेगुलेट कर लेता है और समझ जाता है कि इमोशंस मेरे अंदर है, मेरे हाथ में है, बाहर चाहे कुछ भी हो, मैं अपने अंदर के इमोशंस को, उनका मालिक मैं हूँ, उनकी मालकिन मैं हूँ, बाहर की मालकिन नहीं हूँ, मैं अंदर की मालकिन हूँ। उसकी लाइफ बहुत सेट हो जाती है, बहुत ईजिली वो हर एक चीज़ में अचीव कर लेता है। ऐसे लोगों के सारे ज़्यादा दोस्त भी बनना चाहते हैं, उन लोगों के साथ रिलेशन भी अच्छा चलता है, लव रिलेशनशिप भी अच्छा चलता है, फैमिली भी अच्छा चलती है, स्पाउस भी ज़्यादा अच्छा चलता है। वो ज़्यादा नीडी नहीं लगते हमेशा, उनके पास बिजनेस भी ज़्यादा आएगा, पैसा भी ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, पैसे को होल्ड भी कर सकते हैं, ग्रो भी कर सकते हैं, हेल्थ भी अपनी अच्छी रखते हैं, हर चीज़ उनको मिलने लग जाती है। ओके, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रॉब्लम्स कितनी भी हो, ट्राई टू बी हैप्पी। ट्राई टू बी हैप्पी तो एक चीज़ है, वर्क टुवर्ड्स योर हैप्पीनेस, लर्न द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, लर्न द आर्ट ऑफ इमोशनल रेगुलेशन। इमोशंस को रेगुलेट करना ही हम सिखाते हैं। EFT टैपिंग, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, जिसको टैपिंग भी बोलते हैं, तो उसके थ्रू हम ये सिखाते हैं कि कैसे आप अपने इमोशंस को ऐसे रेगुलेट कर लो, चाहे किसी भी टाइप का इमोशन है, कोई रिग्रेट है पास्ट का, कोई दुख है आपको, कोई पीड़ा है, किसी ने कुछ बोल दिया था, वो आज तक आपके कानों में चीज़ चलती रहती है, आपको बहुत दुख देती है। तो उन चीज़ों को आप कैसे अपने लाइफ से रिलीज कर सकते हो, अपने आप को हल्का कर सकते हो, जिससे आप लाइफ ज़्यादा उछल उछल के, खुश होके, फुदक फुदक के जी सको। ओके, तो सर EFT टैपिंग के अंदर क्या हमारी लाइफ की उन प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन है जो एक्चुअल में काफ़ी बड़ी हैं? जैसे कि सपोज कि कोई दो लोग हैं, रिलेशनशिप में हैं और एक टाइम ऑफ पीरियड में उनका रिलेशनशिप ब्रेक हो चुका है और सामने वाले ने उसको कुछ ऐसा बोला जिसको लाइफ टाइम का ट्रॉमा देके चला गया, और वो पूरे टाइम कुछ भी कर रहा हो लेकिन एक बारी उसको वो चीज़ हिट होती है और दिमाग में वापस आती है और उसी चीज़ को लेके वो ओवर थिंक करता रहता है, वो कभी नहीं एंड होती उसके दिमाग से। इसका सॉल्यूशन है क्या? एब्सोल्युटली। वो कभी उसके दिमाग से एंड नहीं होती। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, वो इंसान क्या वो दिमाग से एंड करना चाहता है? कुड बी नो। अगर वो करना ही नहीं चाहता, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। हम ऐसे लोगों की मदद नहीं करते जो चेंज नहीं होना चाहते। जो इंसान चेंज होना चाहता है, जिसके मन में, क्योंकि हमें क्या बताया गया है स्पिरिचुअलिटी में भी, कि अगर आप कर्म करोगे, अगर आप इम्प्रूव होना चाहते हो, तो 100 तरीके, आपके लिए 100 डोर हैं। अगर आपका डोर ही बंद है कि मेरे को करना ही नहीं है भाई, रहना ही नहीं है, वो अलग चीज़ है। पर इसका भी मैं आपको एक केस बताता हूँ, एक रियल लाइफ सिचुएशन बताऊँ। हमारे पास एक क्लाइंट आए, ठीक है। क्लाइंट का डिवोर्स हो रहा था। दोनों फैमिलीज में म्यूचुअली एक्सेप्ट हो गया कि डिवोर्स करना है। उनकी कज़न ने कुछ ज़्यादा फोर्स किया, वो हमारे साथ एक 1-to-1 सेशन के लिए आए। फीमेल थी, तो हमने थोड़ा सा जब डिग करा उनके पास्ट में, तो हमें पता चला जब वो छोटी थी तो उनकी मदर बहुत डोमिनेटिंग मदर थी। डोमिनेटिंग मदर जानते हैं हम दिव्या जी क्या मतलब बिल्कुल होता है? बिल्कुल बिल्कुल। फादर भी हो सकते हैं डोमिनेटिंग कुछ घरों में, कुछ में मदर भी। मदर्स भी होती हैं। और वो डोमिनेटिंग इस लेवल की डोमिनेटिंग थी कि जो इंसान नार्सिसिस्ट हो जाता है ना, कि बस उनको सही होना है, उनको ये नहीं देखना कि घर मेरा आग लग रही है, घर में परेशान है लोग या क्या हो रहा है, बस उनको सही होना है हमेशा। तो शी ऑलवेज वांटेड टू बी राइट, हर मदर, उनकी मदर, राइट, हर चीज में। हर चीज़ में बस उनको राइट होना है, राइट। तो इसलिए उनका खुद का रिलेशन अपने हस्बैंड से अच्छा नहीं था, मतलब उनके मम्मी पापा का रिलेशन ओके, सही आई था, गेस वो सेम चीज। राइट। तो क्या हुआ कि जब उन्होंने देखा कि मेरी मदर अकेली हैं, कोई उनका रिलेशन अच्छा नहीं हो रहा किसी के साथ, या उनको कोई पूछता नहीं है, तो वो छोटी बच्ची थी, उन्होंने अपनी मदर से एक सबकॉन्शियस एक प्रॉमिस कर लिया, कमिटमेंट कर लिया मदर से सबकॉन्शियसली, कि मम्मी आज आप अकेली हो, डोंट वरी, मैं आपकी लेगेसी आगे कंटिन्यू करूँगी। वो प्रॉमिस हो गया। अब उस चक्कर में क्या हुआ, आज वो इतनी बड़ी हो गई, उनकी शादी हो गई, आज वो किसकी लाइफ जी रही थी? मम्मी की। कॉपी पेस्ट, बिल्कुल। पेस्ट हो गया वो चीज़। तो आज उनको भी छोटी छोटी बातों का बतंगड़, उनकी तरह से थोड़ा सा काम भी नहीं हुआ, उसका बतंगड़। तो अब क्या हुआ कि वो चाहती थी कि एक अच्छी हैप्पीनेस रहे लाइफ में, रिलेशनशिप अच्छी रहे। तो हमने टैपिंग किया, EFT किया, और उनका जो प्रॉमिस था उनकी मदर से, जो उन्होंने बचपन में कर दिया था सबकॉन्शियसली, उनको पता भी नहीं था किया था, बट जब उनको रियलाइज होना स्टार्ट हुआ, हमने वो प्रॉमिस की कॉर्ड ब्रेक करी, वो थ्रेड तोड़वा दिया। उनकी मदर ऑलरेडी पास अवे हो चुकी थी, तो बहुत रोई वो। उन्होंने मदर को बहुत पॉजिटिवली देखना स्टार्ट किया, पहले वो नेगेटिव देखती थी और पॉजिटिव देखना स्टार्ट किया उनका, और एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बना मदर से। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आज तक डिवोर्स नहीं हुआ, जो डिवोर्स फाइनलाइज हो गया था दोनों का। वाह। दे आर लिविंग टुगेदर, दे हैव अ किड टुगेदर नाउ।
ग्रेट सर, आपने 2 कपल्स को वापस एक कर दिया और ईएफटी के अंदर इतनी पावर है कि इन सब चीज़ों को ब्रेक होने से रोक सकती है। सर, हम लाइफ में कुछ भी कर लें, जैसे मैं पॉडकास्टिंग कर रही हूँ 3 साल से, पर सैटिस्फैक्शन नहीं होती मुझे। सैटिस्फैक्शन इसलिए नहीं होती क्योंकि मेरी लाइफ में हमेशा एक कंपैरिजन वाला पॉइंट रहता है। कहीं ना कहीं मैं कितना भी डिनायल करूँ, बट कभी कुछ अच्छा देखती हूँ तो आई वाज थिंकिंग कि यार मैं क्यों नहीं कर पाई, उसने किया मैंने क्यों नहीं किया, मैं भी सेम चीज़ कर सकती थी, मुझे भी आइडिया आ सकता था, ये जो भी है मैं हर चीज़ में मैं भी कर सकती थी, और मैं क्यों नहीं, वो क्यों वहाँ पर, वो कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है। तो वो कंपैरिजन लाइफ में ना बहुत एक बुरा फेस लेकर आता है, उसकी वजह से हम अपनी चीज़ें भी नहीं कर पाते, है ना? तो अब इस कंपैरिजन से मैं बाहर कैसे आऊँ? ओके, सो कंपैरिजन इज नॉट अ बैड थिंग, ठीक है? कंपैरिजन कोई बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि कंपैरिजन से ग्रोथ भी होती है लाइफ में। पर कुछ लोगों का कंपैरिजन ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे दिव्या जी, आपने एग्जांपल दिया कि मैं अगर उस बारे में बार बार सोच रहा हूँ कि मैं भी तो कर सकता था, मैंने क्यों नहीं किया, मैं क्यों, तो हम एक लूप में चले गए, एक सर्कल में चले गए। उसमें हम 4 से 5 सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं अपने आप से कि मैंने क्यों नहीं किया, मैं भी तो आइडिया, मुझे भी तो आइडिया आ सकता था, मैं भी तो कर सकता था, मैंने उस समय क्यों नहीं हिम्मत करी। इनका आंसर नहीं दे रहे हम, बस इस लूप में अटक गए। लूप मतलब एक सर्कल में, एक विशियस सर्कल में अटक गए। तो उससे तो कोई फायदा नहीं है। नहीं, उससे तो जो आप आज भी कर सकते हो अगले 3 साल 5 साल वो भी रह जाएगा। आपकी इंटेंसिटी, आपकी वाइब्रेशंस पूरी लो हो जाएंगी और आप परेशान हो जाओगे, अपने आप को, अपने ऊपर वही 20-50 किलो का वजन रख के घूमोगे हर रोज। तो इस ओवर थिंकिंग को निकालना पड़ता है। कंपैरिजन बुरा नहीं है, पर कंपैरिजन करके अगर आपने वहां से लर्निंग ली और आप मूव हो गए कि यार हाँ, ये मेरे को कर लेना चाहिए था, इसका मतलब ये है कि अब अगर मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी है, छोड़ूंगी नहीं मैं, ओह, जान लगा दूंगी, क्योंकि पहले कर चुकी हूँ गलती, अब नहीं करूंगी। तो कंपैरिजन क्या बुरा है इस केस में? ये तो बहुत बढ़िया है कि ये तो लर्निंग हो गई। पर आप बार बार, आप नहीं, कोई भी, हम सब कर चुके हैं मिस्टेक। और लोग तो 50-50 साल अपनी लाइफ में 40-40 ईयर्स निकाल देते हैं ओवर थिंकिंग के अंदर ही कि क्यों हम डॉक्टर नहीं बने, क्यों हम डॉक्टर नहीं बने। यस, हमारे साथ एक ईएफटी कोच हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, वो डॉक्टर नहीं बन पाए थे। फैमिली सिचुएशन उतनी थी नहीं, फीस देने की थी नहीं, तो डॉक्टर नहीं बन पाए। उन्होंने जॉब वगैरह की, बट वो बहुत टाइम तक परेशान रहे। आज की डेट में बहुत अच्छे हीलर और कोच हैं, ईएफटी के थ्रू हील करते हैं, तो डॉक्टर से ज़्यादा कमा रहे हैं और डॉक्टर से ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो ओवर थिंकिंग से बाहर निकले ना, क्योंकि पास्ट में तो जाके आप कुछ सुधार नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल कौन भी नहीं। सुधार पाया? भगवान भी दिखाया कि हम आगे ही कर्म कर सकते हैं, पीछे जाके कर्म नहीं नहीं कर सकते बिल्कुल। तो वो ओवर थिंकिंग से आपको ईएफटी बाहर निकाल देता है, टैपिंग बाहर निकाल देती है। सर, जो ईएफटी की टैपिंग होती है, हीलिंग होती है, जब क्लाइंट आपके पास फर्स्ट टाइम आता है, तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या होता है और वो किस तरीके से ईएफटी को समझते हैं? ओके, तो इसमें 2 टाइप की चीज़ें होती हैं। एक तो वो क्लाइंट आता है जिसको टैपिंग का बिल्कुल आइडिया ही नहीं है, बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल ब्लैंक है, Just like me. तो बिल्कुल जो न्यू है, जिसको कोई आइडिया नहीं है। और एक वो जो हमारे वीडियोस या हमारी क्लासेस अटेंड करके आए हैं। जनरली हम जो, हमारा जो प्रेफर्ड कस्टमर होता है, रिकमेंडेड कस्टमर होता है, क्योंकि फ्रेश से किसी को, मतलब पॉडकास्ट में तो बहुत सारे लोग देखते हैं तो हमें बहुत मज़ा आता है, या वीडियोस में बहुत मज़ा, बट हम जनरली, मैं नहीं बैठता उन लोगों के साथ जिनको कोई आइडिया नहीं है। तो या तो मेरे टीम में कोई बैठते हैं, या हम उनको रेकमेंड करते हैं आप हमारे कोई सेशंस पहले अटेंड करके आओ, जिससे आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएं। क्योंकि अगर आपको मेरे साथ 45 मिनट्स मिल रहे हैं, और वैसे तो मैं 1 to 1 करता नहीं ज़्यादा, बट उसकी फ़ीस काफ़ी अच्छी खासी रहती है। तो अगर आपको 45 मिनट्स मिल रहे हैं, तो उसमें मैं 15 मिनट समझाने में नहीं खर्च कर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल राइट। बट अगर सपोज किसी को ईएफटी समझना है कि ईएफटी होता क्या है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, जितने भी आपकी बॉडी में इमोशंस है ना, आपकी बॉडी में फीलिंग्स हैं, आपकी बॉडी में सेंसेशंस होते हैं, आपके माइंड में थॉट्स होती हैं, अगर आप उनको रेगुलेट कर लो, अगर आप उनको एक सही दिशा में चला दो, और जो चीज़ें आपके फ्लो को रोक के रखी हुई है, एनर्जी के फ्लो को, या थॉट्स के फ्लो को, या आपके एक्शंस को, उन चीज़ों को रिलीज कर दो। रिलीज कर दो मतलब उन चीज़ों को हल्का कर लो, अपनी बॉडी से, अपने माइंड से, अपने सिस्टम से निकाल लो, तो लाइफ में कुछ भी अचीव करना और कुछ भी अकम्प्लिश करना बड़ा आसान हो जाता है, ऐसा हो जाता है। वाओ, तो बेसिकली ईएफटी क्या है? ईएफटी इज इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। अब इसमें कुछ लोग हमसे बोलते हैं, सर हम रोबोट तो नहीं बन जाएंगे? आप तो हमारे लाइफ से इमोशन ही निकाल दोगे,
फ्री कर दोगे हमें यार सर मेरे को, मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, मुझे फ्रेंडली रहना है, मुझे गरीबों के साथ और ज़रूरतमंदों के साथ एम्पैथी भी करनी है सर, सेंसिटिव रहना है मेरे को ना, ऐसे पत्थर दिल तो नहीं बना दोगे आप। ईएफटी का मैं एक थोड़ा बोल्ड एग्जांपल ले सकता हूँ, हाँ श्योर श्योर। आपकी परमिशन है तो। थोड़ा सा बोल्ड एग्जांपल है, सपोज कोई बहुत दूर किसी की फैमिली में किसी की ग्रैंड मदर चल बसती है, उनके घर में ट्रेजेडी होती है, ठीक है। हो जाता है कुछ, ठीक है, और फैमिली ग्रैंड मदर को बहुत प्यार करती है, तो क्या ओके है रोना? फैमिली अगर रो रही है, ऑब्वियसली है। नेचुरल है ना वो तो। यस। अगर उनको बहुत याद आ रही है तो क्या बहुत ज्यादा भी रो सकते हैं? हाँ। राइट, नेचुरल है। बट क्या ये नेचुरल है कि आप अगले 10 साल तक सिर्फ रोए जा रहे हो और परेशानी हो और डिप्रेशन में हो? नहीं। तो ईएफटी कभी आपको इमोशन से फ्री नहीं करती, ईएफटी आपको स्टक इमोशन से फ्री करती। ओके। जो इमोशंस अटक जाते, रेगुलेट नहीं हो पाते, उनसे फ्री करती है। एक और एग्जांपल देता हूं, क्या गुस्सा आना बुरी चीज है? नहीं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होना चाहिए गुस्सा तो। गुस्सा आ सकता है ना, हाँ। अगर आ गया तो ऐसा तो नहीं आप बुरे इंसान हो? नॉट एट ऑल। एब्सोल्युटली। क्या दुख होना नॉर्मल है? हाँ, सबको होता है। क्या किसी चीज के ऊपर पश्चाताप होना या पछताना नॉर्मल है? ऑब्वियसली। सारे जितने कलर्स बनाए भगवान ने, हम्म। हर एक कलर वो नॉर्मल है, हर एक इमोशन नॉर्मल है। नॉर्मल है। किसी भी इमोशन को जब आप अटका के रख लेते हो अपने अंदर, वो नॉर्मल नहीं है। यस। ईएफटी उस पे काम करता है कि आप गुस्सा ही रहते हो, आप मोस्ट ऑफ द टाइम गुस्सा हो जाते हो, बड़े इजीली गुस्सा, वो नॉर्मल नहीं है दिव्या जी। हर चीज में गुस्सा आना भी हर चीज में normal गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, गुस्सा ही कहते हैं ना नाक पे टंगा रहता है गुस्सा, है। Yes. वो नॉर्मल नहीं है। और वो किस वजह से होता है? कोई वल्नरेबिलिटी अंदर, कोई चीज वीक है, कोई नाड़ी वीक है, कोई अंदर इमोशन अटका हुआ है, कोई पास्ट में एक्सपीरियंस है, उसकी वजह से गुस्सा। वो बंदा खोना नहीं चाहता गुस्सा, हो जाता है। उसको खुशी नहीं है उस चीज की, उसको भी परेशानी है, बट वो उस चीज पे हेल्प नहीं ले रहा, वो चीज को काम नहीं कर। अगर वो ईएफटी करना स्टार्ट कर दे उस गुस्से से, मैं आपको बता रहा हूँ, इतना खून बढ़ा लेगा वो, इतना ग्लो आ जाएगा उसकी लाइफ में, इतना खुशी हो जाएगी, सक्सेस और जो चीजें चाहता है वो उसकी स्टार्ट हो जाएंगी। वाह सर, गुस्से वाली चीज जो आपने बताई ये लिटरली बहुत कॉमन है। और आपने बोला ना कि कोई ना कोई चीज पास्ट में उसके साथ ऐसी हुई है जिसकी वजह से उसके इमोशंस जो है ना वो इस तरीके से निकल के बाहर आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में या तो मदर या तो फादर, दोनों में से कोई एक ऐसा होता ही है जिसको हर बात पे गुस्सा आता है। तो आपके पास कभी ऐसा कोई क्लाइंट आया है जो जेन्युइनली हर चीज पे गुस्सा हो? इवन आप उस वक्त जब उनको समझा रहे हो कि टैपिंग कैसे करते हो, उस वक्त भी उसका अग्रेशन आपको देखने को मिल रहा हो? तो ये तो बहुत ही कॉमन इमोशन है, एंगर। ये तो लोगों को आता है और उस पे काम करना बहुत ज़रूरी है, गुस्से वाली चीज़ पे। देखिए, गुस्से का क्या मतलब है? गुस्से का मतलब क्या है? अगर किसी फादर को गुस्सा आ रहा है घर में छोटी छोटी बातों पे, अपनी वाइफ पे आ रहा है, अपने बच्चों पे आ रहा है, तो गुस्से का मतलब क्या है? गुस्सा एक एक सिग्नल है दैट कुछ ठीक नहीं है और मुझे कुछ ऐसा पता है जो तुम लोग समझ नहीं पा रहे। ओ। मैं कुछ बताना चाहता हूँ, तुम समझो, यही तरीका सही है। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, मोस्टली फादर्स मदर्स इसलिए गुस्सा हो रहे होते हैं घर में अपनी फैमिली पे, ये सही तरीका है, तुमको समझ नहीं आ रहा। उनको लगता है वो तरीका सही है, और वो क्यों उनको लग रहा है? क्योंकि बड़ी मुश्किल से कहीं ना कहीं उन्होंने एक्सपीरियंस ले लेके वो तरीके को अपने माइंड में प्रोबेबली सीखा है, और उनको लगता है कि यार ये मैं अपनी फैमिली को आगे नहीं चाहता कि वो दुखी हो या वो बैड एक्सपीरियंसेस से गुजरे, तो उनको लगता है समझ जाओ नहीं तो मुझे गुस्सा आएगा। राइट? तो गुस्सा इज काइंड ऑफ अ सिग्नल फॉर प्रॉस्पेरिटी ओनली इन देयर लाइफ। वो प्रॉस्पर करवाना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, इस वजह से गुस्सा आ रहा है। कितनी सारी मदर अपने बच्चों पे गुस्सा करती हैं छोटी छोटी बातों पे, या कोई भी उनके तरह से नहीं हो रहा, या बेटा कुछ नहीं कर रहा, बेटी कुछ नहीं, बहुत गुस्सा करती हैं। तो वो उनके लिए बैड नहीं है, वो उनकी वल्नरेबिलिटी को समझ के वो चाहती हैं कि आगे मेरा बच्चा पेन में ना जाए, इसलिए गुस्सा आ रहा है उनको। और कभी कभी गुस्सा इसलिए भी आता है क्योंकि मदर ने पास्ट में पिटाई खाई है जब वो छोटी थी। तो क्या है कि जब आप बचपन में बहुत ज़्यादा पिटाई खाते हो तो कई बार आपको लगता है यही नॉर्मल है, सबकॉन्शियसली आप बड़े होके आपको भी ये लगता है कि अब तो मैं भी मम्मी हूँ, अब तो चिक 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 मैं भी हाथ साफ कर लेते, बिल्कुल बिल्कुल तो वो बिल्कुल। आपके नेचुरल हो जाता है।
कई बार एक लास्ट एक प्रियंका से हमारी बात हो रही थी, तो उसमें बात हुई थी कि एक क्लाइंट जिनको बचपन से ही मतलब बहुत पिटाई हुई, वो बड़े होके जब मदर बनी तो बहुत गुस्से में रहती थी, और जब हमने डायग्नोज किया कि क्यों गुस्से में है, तो हमें पता चला कि बचपन में पिटाई हुई थी और बहुत ज़्यादा उनके फादर मदर एग्रेसिव थे उनके साथ। तो जब उन्होंने हमने सेम चीज रिपीट। टैपिंग करके रिलीज करी वो चीज़, उनके पास्ट का इनर चाइल्ड हीलिंग करी उनके साथ, उनका एंगर रिलीज हो गया। बच्चे के अंदर अब ब्यूटी दिखने स्टार्ट हो गई उनको, अपने बच्चे की कमी में भी पॉजिटिव। वो मेरे को खुद कहने लगी आफ्टर 3-4 टैपिंग राउंड्स कि कोई बात नहीं, अभी 3-4 साल ही तो कर रहा है, फिर पूरी लाइफ आकाश जी हम मिस करेंगे इसकी ये हरकतें। बिल्कुल सर, टैपिंग ने तो लाइक सीरियसली इट्स लाइक अ मैजिक, काफ़ी हेल्पफुल है ये और बहुत लोगों की लाइफ में सुधार लाया है। सर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है काम, और हम काम नहीं कर पाते कई बार। कई बार ऐसा होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी होती हैं लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट डेज होते हैं और वहाँ जाना होता है या फिर कुछ चीज़ें प्लान करनी होती है, फिर भी हम उसको टालते हैं कि यार ठीक है कल कर लेंगे, अरे ठीक है ना यार परसों कर लेंगे, कोई बिटी नहीं है, हो जाएगा। तो ये जो टालने वाली सिचुएशन क्रिएट होती है, ये क्यों होती है? टालने को इंग्लिश में प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं, बड़ा कॉमन वर्ड है आज की डेट में प्रोक्रेस्टिनेशन, या टाल मटोल, या कल कर लेंगे, नेक्स्ट वीक कर लेंगे। देखिए आप कल क्यों करना चाहते हैं, या जैसे कल ही मैं किसी के साथ सेशन ले रहा था अपनी कम्युनिटी के साथ, तो मैंने बोला चलो हम गोल्स बनाते हैं अब 2026 से, पर हम स्टार्ट आज से करेंगे। तो उसमें से कुछ लोगों ने बोला सर 10 डेज तो हैं अभी, अभी तो थोड़े दिन बाद करेंगे ना स्टार्ट, अभी क्यों करना है तुरंत, अभी तो टाइम है, 10 दिन तो रहने दो, रहम करो हम पे। तो इसका मतलब क्या है, वो क्यों टालना चाहते हैं, क्योंकि उनको काम करना सेफ नहीं फील हो रहा। उनको प्रोक्रेस्टिनेशन हमेशा अवॉइडेंस होता है, हम कुछ इमोशंस को अवॉइड करना चाह रहे हैं। मतलब जैसे अगर मेरा मन नहीं कर रहा एक्सरसाइज करने का, मैंने बोला 10 दिन बाद एक्सरसाइज करूंगा, क्यों 10 दिन तक मैं एक्सरसाइज नहीं करना चाहता है? एक्सरसाइज मेरे लिए प्लेजरेबल है या पेनफुल है? नो, पेनफुल नहीं है। नहीं, अगर कोई इंसान एक्सरसाइज नहीं करना चाहता हाँ तो उसके लिए पेनफुल है या प्लेजरेबल है? उसके लिए तो पेनफुल ही हुई ना, यस। तभी तो वो बोल रहा है 10 दिन बाद करूंगा। अगर कोई चीज में आपको मजा आ रहा है, सपोज क्रिकेट मैच में मजा आ रहा है, तो आप उससे चिपकना चाहोगे चीज के साथ, उसके साथ ऑब्वियसली ज्यादा टाइम उसके साथ बिताना चाहोगे। अगर आप किसी चीज से भाग रहे हो तो पेनफुल है, तो इसका मतलब वो चीज आपके लिए पेनफुल है। आपको वो चीज में कुछ मजा नेगेटिव नहीं फील आ हो रहा रहा है, मजा नहीं आ रहा, नेगेटिव फील हो रहा है, डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, या ऐसा लग रहा है सिर पे काम आ जाएगा, हमेशा करना पड़ेगा, तो आप उस चीज से भागना चाह रहे हो। तो सबसे पहले तो एक चीज समझनी पड़ेगी, हमें लाइफ में सिर्फ 2 ही चीजें करते हैं हम, या तो जो चीज हमें प्लेजर देती है, या जो चीज से हम अपना पेन अवॉइड कर लेते हैं। सिर्फ 2 चीजें करते हैं हम लाइफ में, कभी तीसरी चीज नहीं होती। या तो हम कोई पेन अवॉइड करना चाहते हैं इसलिए एक्शन ले रहे हैं कि हम यार मिडिल क्लास फैमिली से, मुझे अच्छा नहीं लगता, मिडिल क्लास है इसलिए मुझे सक्सेसफुल बनना है। तो आपका पेन है मिडिल क्लास, आपका पेन है आपके पास पैसा नहीं है बैंक अकाउंट में, आपको हमेशा मांगना पड़ता है किससे, वो पेन है, तो इसलिए आप काम कर रहे हो पेन हटाने के लिए। या प्लेजर, कि मतलब मेरे ये ड्रीम्स हैं, मुझे ये अचीव करना है, या मैं ये चीज़ खरीदना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर वर्ल्ड घूमना चाहती हूँ, इसलिए मैं करना चाहती हूँ। तो 2 फोर्सेस होती हैं एक्शन की, दोनों ही डिफरेंट है काफी। पेन और प्लेजर। या तो हम पेन हटाने के लिए करते हैं या प्लेजर प्लेजर के लिए करते हैं। अब इसमें से कौन सा ज्यादा स्ट्रांग है, पेन हटाने के लिए ज्यादा मेहनत करेंगे या प्लेजर के लिए? ऑब्वियसली प्लेजर, वो हैप्पीनेस देगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बट मेहनत लोग पेन के लिए करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं, ठीक है। ठीक है। अब आप किस में ज्यादा मेहनत ज्यादा करोगे, कि कोई स्कैमर आके आपके बैंक अकाउंट से 5 लाख निकाल रहा होगा, आप उसको बचाने में ज्यादा मेहनत करोगे, या एडिशनल 5 लाख कमाने में ज्यादा मेहनत करोगे? बोथ सर। मैक्सिमम लोग, हमने सर्वे किया था, मैक्सिमम लोग वो 5 लाख जो एग्जिस्टिंग है ना, उनको बचाने के लिए मेहनत करते हैं। नहीं, बोथ साइड्स देखनी चाहिए। अगर आप देखोगे ना, आपका क्योंकि साइकोलॉजी ऐसा है, तो यू वुड वांट वर्क बोथ साइड्स। पर मैक्सिमम लोग जो होते हैं ना, वो अपने जो अच्छा। 500 रुपए बचाने के लिए मेहनत ज्यादा करते हैं, वो 50 रुपए का अमेजोन का वाउचर ढूंढने में दिन लगा देंगे। वो ये नहीं सोचेंगे कि यार मैं ये जितने दिन लगा दिए इतने में तो मैं 5,000 रुपए एक्स्ट्रा भी कमा सकता था कुछ और काम करके। यस। 50 रुपए का कूपन कोड में वो दिन लगा देंगे, हफ्ते लगा देंगे कि जब ये चीज 50 रुपए सस्ती होगी तब खरीदूंगा मैं। बार बार हर रोज आके देखेंगे। तो हम पेन को बचने के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं। और पेन और प्लेजर हमेशा याद रखो, ये हमारी साइकोलॉजी और इमोशंस है।
ये चेंज हो सकता है। हम कॉन्शियसली इनको बदल सकते हैं। जो चीज़ आज हमारे लिए पेनफुल है वो हमारे लिए प्लेजरेबल बन सकती है। एक एग्जांपल देता हूँ। एक हमारे क्लाइंट हैं, उनके वो उनके फादर की फैक्ट्री है, तो वो कभी फैक्ट्री पे नहीं जाते थे, कभी भी नहीं। हमेशा अच्छी वेल ऑफ फैमिली से, तो हमेशा इधर उधर घूमना फिरना, गाड़ी खरीद ली, दोस्त यारे दोस्तों के साथ चले गए। उनके पापा हमेशा कहते थे यार थोड़ी देर हमारे, तू जवान हो गया है, सब तेरे दोस्त जॉब वॉब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तेरी तो फैक्ट्री है तेरे पापा की, आके बैठा कर 4-6 घंटे, मैं तेरे को ऑब्वियसली। काम सिखाऊंगा यार, थोड़ा काम कर। उनकी शादी भी हो गई, ठीक है, क्योंकि पापा अच्छे वो थे, तो उसके नाम पे शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए 2। अचानक हार्ट अटैक आया पापा को, पापा चल बसे। अब आपको पता है फैक्ट्री पापा चला रहे थे, कुछ पता है नहीं। उनको कुछ नहीं पता, बट अब बीवी और 2 बच्चे और पूरी फैक्ट्री सिर पे खड़ी हो गई, राइट। अब उनके लिए फैक्ट्री पहले पेनफुल थी, अब बताओ प्लेजरेबल बन गई। उन्होंने फैक्ट्री जाना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने काम संभाल लिया, सारा काम संभाल लिया, सब सीख लिया। क्यों? क्योंकि अब वो चीज जरूरत बन गई ना, अब उस चीज में मजा आने लगा, अब उसके अंदर इंटरेस्ट आ गया, अब उसके अंदर नीड आ गई। पहले वो ऑप्शन था कि नहीं करना, अब वो दिख ही नहीं रहा। अब उसको कोई बोले भाई छोड़ना, क्या फैक्ट्री वैक्ट्री जाएगा, छोड़ना, नहीं होगा कहीं पर भाई, घूमना नहीं नहीं भाई, जाऊंगी। ऐसे थोड़ा यार, घर मैं शाम चलना। को मिलूंगा तेरे से, 8 बजे के बाद मिलूंगा, अबे यार Yes, काम है यार मेरे को, भाई चलना है यार, पिक्चर देखने चलते हैं, धुरंधर लगी है यार, यार चलेंगे, पर यार अब शाम को चलेंगे, रात को अभी मेरा काम है यार। ऐसा हो गया वो बंदा, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गया, कोई पहचान नहीं सकता। सारे फैमिली वाले एकदम हैरान है कि क्या हो गया मेरे बेटे को, ये मदर हैरान है। तो ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है अगर आप चाहो। कभी भी। बट इसमें दिव्या जी एक चीज़ और है, थोड़ा सा मैं आपके व्यूअर्स को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। कभी कभी तो एनवायरनमेंट ट्रांसफॉर्म कर देती है हमें, जैसे इस केस में हुआ। बट क्या हमें वेट करना चाहिए कि घर में कोई ऐसी ट्रेजेडी होगी तभी नहीं हम नहीं, ऑब्वियसली नहीं। तो भाई साहब क्यों वेट करना ट्रेजेडी का? ये तो चलो एक केस हुआ कि ट्रेजेडी हुई, सिर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, तो बंदे ने कर लिया। बट अगर 20 साल तक भगवान ना करे आपकी लाइफ में, किसी की लाइफ में कभी ट्रेजेडी नहीं आई, वह 20-30 साल तक वेट ही करते रहोगे क्या कि जब सिर पे पड़ेगी तभी करोगे? तो हम कॉन्शियसली भी चेंज कर सकते हैं अपने आप को, हमको कॉन्शियसली ही चेंज करना चाहिए अपने आप को आज से। मैं तो हमेशा लोगों को बोलता हूँ, लोग बोलते हैं सर हम 35 के हो गए, 40 के हो गए, हमने तो कुछ नहीं किया अचीव, अब क्या करें? ओके, नहीं किया अभी तक, सबसे पहले अपने आप को फॉरगिव करो। बोलो अपने आप को कि हर एक पिक्चर की 2 हाफ होते हैं, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ निकल गया। अभी तक फर्स्ट हाफ था हमारा। फर्स्ट हाफ में इंसान लेजी होता है, डायरेक्शनलेस होता है, आलसी होता है, सुस्त होता है, नेगेटिव होता है, सब कुछ होता है। वो फर्स्ट हाफ होती है मूवी की, हमेशा होनी भी ऐसी चाहिए फर्स्ट हाफ। हमेशा मूवी की क्वालिटी उसकी सेकंड हाफ से डिजाइन होती है, राइट। कितना भी अच्छा फर्स्ट हाफ हो, अगर सेकंड हाफ घटिया है तो आप मूवी बोलोगे क्या बकवास मूवी थी यार। और कैसा भी सुस्त फर्स्ट हाफ हो, पर सेकंड हाफ अगर जबरदस्त है ना, तो बंदा बोलेगा यार भाई थोड़ा फर्स्ट हाफ में पेशेंस रख लेना, पर भाई देख के आना जरूर, हिल के आओगे बिल्कुल मूवी से, क्योंकि सेकंड हाफ ऑफ द मूवी पे डिपेंड करता है आपकी पूरी। वाओ, सो लिटरली राइट, इट्स अमेजिंग। तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ डे 1 है आज सेकंड हाफ का, आज से स्टार्ट कर लो, पहले का माफ कर दो। आज डे 1 है सेकंड हाफ का, आज से स्टार्ट करो। अब जब आप डे सेकंड हाफ ऑफ मूवी स्टार्ट होते हैं तो आप देखते हो हीरो हीरोइन क्या करते हैं, स्ट्रगल भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, काम भी करते हैं, कर्म भी करते हैं, हारते भी हैं, पिटाई भी होती है, सब कुछ होता है, बट जो एंडिंग होती है वो तभी वर्थ इट होती है। बिल्कुल। मूवी की क्वालिटी उसके विलन पे भी डिपेंड करती है, बिल्कुल। विलन भी अच्छा होना चाहिए, राइट। तो क्वालिटी ऑफ द मूवी भी अच्छी होगी उसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, पेन हम लाइफ से हटा नहीं सकते, पेन होगा, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, पीक भी आएगी, वैली भी आएगी। मसूरी भी पहुंचोगे पर उसके लिए देहरादून भी जाना पड़ेगा। पीक एंड वैली दोनों है, है ना। मनाली भी जाना है, कुल्लू भी जाना पड़ेगा, है ना। श्रीनगर जाना है तो जम्मू भी जाना, तो वो तो लाइफ है, ठीक है। बट हमेशा याद रखो कि सफरिंग ऑप्शनल है, आप सफर करना आपको जरूरत नहीं है। आप पेन आ रहा है, चैलेंज आ रहा है, रिजेक्शन आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खूब फेल हो। मैं तो हमेशा लोगों को बोलता हूँ फेल ज्यादा हो, जितना ज्यादा फेल होगा उतना फायदा है आपका, ठीक है। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है, वो रियल एस्टेट सेल्स में है,
ठीक है, और वो टेलीकॉलर है, तो उसका काम है लीड जनरेशन। तो उनके पास डेटाबेस आता है इंक्वायरीज का। एक इंसान है जो हर रोज 150 से 200 कॉल करता है, ठीक है, और 98% कॉल्स में फेल होता है, बट हर रोज 150 कॉल करता है, तो लगभग 4 से 5 लीड वो दे देता है, उसमें से एक क्लोजर हो जाता है, तो उसको 25-30 हज़ार रुपये कमीशन मिल जाती है डेली की। यस। एक और बंदा है जो सिर्फ 15 कॉल करता है, और शायद कभी एक लीड आ जाए, कभी एक भी लीड नहीं आती, क्योंकि 15 ही कॉल करी, तो उसका फेलियर बहुत कम है, 15 है, बट उसकी इनकम भी जीरो है, ऑलमोस्ट नील है। जो ज़्यादा फेल होता है ज़्यादा सक्सीड होता है। जितने दरवाजे खटखटाए, जितने इंटरव्यू दिए, जितने वीडियो बनाए, जितनी रील बनाई, उतना ही सक्सेस का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, राइट? तो हमेशा याद रखो, फेलियर ज़्यादा होना चाहिए लाइफ में, जितना ज़्यादा फेलियर। मैं जब सेशंस लेता हूँ, मैं अपने लोगों को बताता हूँ, 150, 200, 400 लोग होते हैं सेशंस में, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग जितने लोग हो ना, विद ड्यू रिस्पेक्ट, एवरी डे, और वो फियर ऑफ फेलियर बहुत होता है हमारी ऑडियंस को जब स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ, आप में से सब जितने लोग हैं, सबका कंबाइंड एवरी डे आई फेस मोर फेलियर, एंड जितना कंबाइंड है, कोई इसमें ईगो की बात नहीं है, बट कंबाइंड जितना सक्सेस है, शायद उससे ज़्यादा सक्सेस भी मिल जाती है एवरी डे। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा फेलियर आप करोगे, उतनी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एवरी डे बढ़ती चली जाएगी। तो एवरी डे जो भी आपका गोल है, अगर आपको अच्छी जॉब पानी है, हमारे क्लाइंट थे पिछले 15 साल से मिजरेबल कंडीशन में जॉब में थे, लगी हुई थी, पर उनके बॉस अब्यूजिव, उनकी टीम अब्यूजिव, उनकी सैलरी ग्रोथ कुछ नहीं, मजाक उड़ाते थे उनका। उनको बोला जॉब क्यों नहीं चेंज कर लेते दूसरी? सर बट इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए तो। अरे भाई साहब, तुम क्या बात कर रहे हो यार, तुम गाली खा के आते हो यार, तुम्हें अच्छा लगता है यार, तुम डेली गाली खाते हो यार, रिजेक्ट करने वाला तो तुम्हें जानता भी नहीं है। और तुम क्या रिजेक्ट हो जाओगे यार? एक बात बताओ, रिजेक्शन का मतलब क्या है? आपके पास कभी लोन या क्रेडिट कार्ड का फोन आया? यस आया। लास्ट टाइम कब आया होगा? 2 हफ्ते पहले। लेडी थी या जेंट्स? लेडी। क्या नाम था उनका? शायद नेहा। आपको शायद याद भी नहीं है, कहाँ से थी वो? कितने बच्चे थे? नहीं पता। राइट। तो आपने क्या उनको रिजेक्ट किया? हाँ किया। आपने उनको पर्सनली, नेहा को रिजेक्ट किया? नहीं, मैंने कंपनी को रिजेक्ट किया। आपको नेहा से कोई मतलब है? नहीं, मेरे को क्या मतलब है? आपने कंपनी को भी रिजेक्ट नहीं किया, आपने ये रिजेक्ट किया कि मेरे को जरूरत हाँ, नहीं है। नहीं ये तो मैं क्यों लूं? हाँ, आपने उनको तो रिजेक्ट नहीं किया ना। नहीं क्या नेहा बुरी इंसान है? नहीं। आपको क्या फर्क पड़ता है? हो कोई सकता भी है उनका हो। असली नाम भी नेहा ना हो, राइट? यस। पॉइंट क्या होता है, हम कभी भी रिजेक्ट जो करते हैं तो वो पर्सनल ले लेते हैं लोग। हम उन बंदे को रिजेक्ट नहीं कर रहे। अगर कोई इंटरव्यू में रिजेक्शन हुई तो क्या हमने उसको रिजेक्ट कर दिया? नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। अगर वो हमें 1 महीने बाद कहीं पार्टी में मिल जाएगा या कहीं और किसी टीम में, हमें कोई पता भी नहीं चलेगा। हमने उसको एज अ पर्सन रिजेक्ट नहीं किया, हम पर्सनली ले ले जाए, हम रिजेक्ट हो गए जी, हम। भाई तुम एज एट अ सोल लेवल रिजेक्ट नहीं हुए। इट इज जस्ट दैट कि उस जगह पर शायद तुम्हारी जरूरत नहीं थी, कुछ वो नहीं थी, दूसरी जगह जाओ। कई लोगों को तो ऐसी जॉब मिल जाती है कि वो बिल्कुल भी उस चीज के लिए ठीक नहीं होते, बट उस दिन पे जरूरत होती है, उनका ज्वाइनिंग पीरियड कम होता है, तो बोलते हैं चल भाई तू कर ले, कोई बात नहीं, काम तो हम सिखा देंगे हम। बहुत से लोगों के साथ होती है ये चीजें। एब्सोल्युटली यही होता है, यस। राइट? हम सबने वैसे ही स्टार्ट किया है। राइट? तो क्या है ये सब? इमोशंस ही तो है, आपकी फीलिंग्स है, आपका थॉट प्रोसेस, आपका माइंडसेट। EFT टैपिंग के थ्रू जो मैं आपको चीजें सिखा रहा हूँ, वो आपके लाइफ में इंटरनलाइज हो जाती है, रिलीज हो जाती है, कि आपको लॉजिकली तो समझ में आ गया, आपके अंदर प्रैक्टिकली वो बिल्ट हो जाती है। यस एग्जैक्टली। अभी मैं आप सबके सामने शेयर करना चाहती हूँ कि मैं इतनी देर से बैठी हूँ। यूजुअली आप मेरे पॉडकास्ट देखते हैं तो मैं बहुत बातें करती हूँ, और आज मैं बातें कर नहीं रही हूँ, सिर्फ बातें सुन रही हूँ। बिकॉज आप जिस तरीके से चीज़ों को समझा रहे हैं, जितने प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे हैं, एग्जैक्ट चीज़ें होती हैं यहाँ। कई बार लोग अपने घर के बाहर नहीं निकलते ये सोच के कि अगर मैं गया, इवन उनके पास अच्छी खासी डिग्रीज होती हैं, फिर अगर मैं गया, मैं फेल हो गया, घर पे सब बेइज्जती करेंगे। अरे भाई क्यों करेंगे? तुम 50 जगह जाओगे, 50 जगह थोड़ी फेल होगे। इसका लाइव एग्जांपल दूं? यस। एक बहुत ही स्मार्ट इंसान है जो कि CA बनने के बाद 6 महीने जॉब के लिए नहीं गया, फर्स्ट अटेम्प्ट में CA बना। अपनी बात कर रहा हूँ मैं। 6 आई बिकेम CA इन फर्स्ट अटेम्प्ट। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। 6 महीने तक मैं
क्लियर करने के बाद सीए कोई जॉब करने नहीं गया, क्योंकि मुझे लोगों से बात करने में, इंटरव्यू देने में, सामने बैठने में इतना डर लगता था, इतना एंग्जाइटी होता था, इतनी घबराहट होती थी कि मैं कैसे बात करूँगा। तो मैं, मेरे पेरेंट्स में से पूछते थे, बेटा कॉल वॉल नहीं आ रही तुम्हें, क्या हुआ, कुछ कहीं जा क्यों नहीं रहे तुम, जॉब क्यों नहीं लग रही? मैं अपने पेरेंट्स को झूठ बोल देता था कि मम्मी मैंने तो हर जगह अप्लाई किया, पता नहीं मार्केट ही इतना ख़राब है, कहीं से कॉल ही नहीं आ रही। मैंने कहीं अप्लाई नहीं किया था, मैं बस टाले जा रहा था, टाले जा रहा था। मैं घर में छुपा हुआ था, अपनी मम्मी के साथ टीवी देखता था बैठ के। एंजाइटी हो रही थी आपको? मेरे को डर लगता था, मैं सोचता था देखा जाएगा, जब होगा देखा जाएगा, अभी तो मेरे पापा अर्न कर रहे हैं, ऐसे सोचता था मैं उस टाइम पे। 2012 की बात कर रहा हूँ। 6 महीने तक, उसके बाद मेरे फादर ने फाइनली, मेरे पेरेंट्स ने देखा कि ये तो कभी खुद तो इनिशिएटिव लेगा नहीं है, बस सीए बन गया पर ये इनिशिएटिव खुद नहीं लेगा। मेरे फादर ने इधर उधर बात की अपने ऑफिस में, एक छोटी सी सीए फर्म में 22,000 रुपीज़ की जॉब लगी, जबकि मेरे काउंटर पार्ट जो फर्स्ट अटेम्प्ट सीए बने थे कोई 70,000, 80,000, 90,000। मैं बिकॉज ऑफ दिस इमोशनल इम्बैलेंस ओनली 22,000 से स्टार्ट किया, जबकि 80-90 हज़ार कमा सकता था मैं। जस्ट नॉलेज तो सबके अंदर सेम थी, इमोशनल क्वालिटी नहीं थी मेरे अंदर। पर इसी चीज़ को मैं पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन बोलता हूँ कि जो मुझे लोगों के सामने बैठ के बात करने में, सामने बात करने में, या एक सवाल का जवाब देने में वो था, आज की डेट में दैट इज़ अ सुपर पावर। आज की डेट में लोग आते हैं कि सर आपकी तरह पब्लिक स्पीकिंग कैसे करें, आपकी तरह कोच कैसे बने। Exactly. मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ही ये करने वाली थी कि इतना ह्यूज चेंज 2012 और 2026 आने वाला है, इतना ह्यूज चेंज कि जब आप खुद अपना पहला अटेम्प्ट क्लियर करने के बाद ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, उस सक्सेस की सीढ़ी पे नहीं चढ़ पा रहे थे जो आपने खुद बनाई थी, और आज आप लोगों को बता रहे हैं किस तरीके से सक्सेस हासिल की जाए। तो देखिए, इसके अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल कारण दोनों है। एक्सटर्नल कारण जो है वो ये है कि शायद भगवान भी, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं, अगर आप कुछ नहीं करते, अपनी तरफ से पीछे हो जाते हो, तो कई बार भगवान आपके सामने ऐसे रास्ते ला दे के खड़ा कर देता है, आपको ऐसे मोड़ पे खड़ा कर देता है कि आपको आगे बढ़ना ही पड़ता है। या तो आप और नीचे चले जाओगे, या आपकी तो ऊपर। फैमिली, या आपको ऊपर आना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो मेरी लाइफ में भी बहुत ऐसी चीज़ें हुई। मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फादर रिटायर होने वाले थे, मेरे मदर का ड्रीम था एक बड़ा घर होना चाहिए। मेरे पेरेंट्स ने अपनी सारी सेविंग्स लगा के, उस समय में जब मैं जस्ट सीए बना था, मेरे फादर रिटायर होने वाले थे, हमने एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया। वो बिल्डर ने बैंक्रप्सी फाइल कर दी, हमने सारा पैसे दे दिया था, अपनी लाइफ की पूरी सेविंग्स, 18 लाख का लोन भी ले लिया था उस प्रॉपर्टी पे। वो प्रॉपर्टी बैंक्रप्ट, बिल्डर हो गया, दिवालिया हो गया। तो उस चक्कर में हमारी सारी, मेरे फादर ने जितने भी, हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जितनी भी अर्निंग थी 35-38 ईयर्स की सेविंग थी, सब ज़ीरो हो गई थी। और मेरे फादर जस्ट रिटायर होने वाले थे। तो उस समय में बहुत डिप्रेशन और बहुत घर पे प्रॉब्लम्स आई लोगों को, पेरेंट्स को बहुत। फिर आपको लगा नहीं करना चाहिए? उसके बाद मेरी लाइफ में ना, सच बताऊँ, कोई, मैं आई एम द ओनली चाइल्ड, ना मेरा कोई भाई है, ना कोई मेरी बहन है, और कज़न्स हैं, पर वो भी, मैं, मेरे पेरेंट्स 9.5 ईयर्स आफ्टर मैरिज में बॉर्न हुआ। तो और मेरे पापा अपने घर में भी सबसे छोटे हैं। तो मेरे जितने कज़न्स हैं ना, वो भी मेरे से 20-25 साल बड़े हैं। तो सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं सब लोग। बट वो एज का गैप, तो वो हमेशा मेरे को बच्चे की तरह उन्होंने ट्रीट किया, और मैंने भी उनको अंकल आंटी की तरह काइंड ऑफ ट्रीट किया। वो फ्रेंडशिप वाला कनेक्ट नहीं बन पाया। तो मैं इतना अकेला था, ना कोई भाई बहन, मेरा कोई कज़न के साथ रिलेशन नहीं, मैंने कभी दोस्त नहीं बनाया, क्योंकि कॉन्फिडेंस भी नहीं था। मम्मी पापा पे पूरा डिपेंडेंट था मेरी लाइफ। मम्मी पापा, जैसे मैंने बोला ना, सीए बनने के बाद मैं टीवी देखता था मम्मी के साथ, कि मेरे को बाहर ही नहीं जाना, मेरे को नहीं कमाना, मैं टीवी देखूंगा। बट जब वो प्रॉब्लम्स आई ना, और जब मेरे पेरेंट्स प्रॉब्लम में आए, तब मुझे एक चीज़ लगी कि यार, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने लिए 1 रुपया भी नहीं चाहिए, बट यार मेरे को अपने पेरेंट्स को सब कुछ देना है, ये चीज़ मैं नहीं सह सकता। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, जब मैंने किताबें पढ़नी स्टार्ट करी, बहुत कोचिंग्स ली मैंने। इंडिया में तब कोचिंग का इतना सिस्टम नहीं था, अब तो आप देखते हो काफ़ी वेबिनार्स होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, ज़ूम पे भी होते हैं, लाइव भी होते हैं, ऑफलाइन भी होते हैं। पहले कुछ नहीं होता था। 2012, 13, 14 में 1-2 प्रोग्राम थे, लैंडमार्क वगैरह, और कुछ नहीं होता था। बट यूएस वगैरह में होते थे ऑनलाइन प्रोग्राम्स, डिजिटल प्रोग्राम्स, आप सीडी खरीद सकते थे। तो मैंने उस समय इतनी किताबें पढ़ी, उन लोगों के प्रोग्राम्स खरीदता था, पूरे दिन, पूरी रात करता था, और वहाँ से फिर अपने आप को बिल्ड किया। वाह।
थैंक यू। नहीं, सच अ ग्रेट अचीवमेंट, बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर। एक ह्यूज ट्रांसफॉर्म लिया है आपने अपनी लाइफ में और लोगों को भी दे रहे हैं कि आप भी करिए। सर सबसे पहले जैसे आपकी प्रॉब्लम ये थी कि आपको अपनी फैमिली संभालने वाला बर्डन आ गया। लेकिन कभी भी कोई इंसान जब सक्सेसफुल बनने का सोचता है, तो उसके दिमाग में कोई ऐसा इंसान तो होता है जिसके बारे में वो सोच रहा होता है। जैसे आप सीए, तो आपने काफ़ी सारे सीएस देखे होंगे या ड्रीम सोचा होगा कि सैलरी बहुत अच्छी होती है, या मैं बहुत अच्छा अर्न कर सकता हूँ, या मैं एक एजुकेटेड पर्सन कहला सकता हूँ। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पर जब भी कोई इंसान सक्सेस की पहली सीढ़ी रखने जाता है, उसके दिमाग में ये टेंशन होती है कि मैं क्या इस चीज़ को कर पाऊँगा? क्या ये चीज़ मुझसे होगी? और अगर मैं हार गया तो क्या होगा? ये टाइम पीरियड जो निकल गया तब क्या होगा? तो ऐसी सिचुएशन में हम अपने आप को कैसे टैकल कर सकते हैं? राइट। सो इसको हम कहते हैं कि हमारे अंदर 2 प्रॉब्लम्स होती हैं कि एम आई गुड इनफ? क्या मैं इस चीज़ के काबिल हूँ? और क्या मैं ये चीज़ डिज़र्व करता हूँ? ये चीज़ें हमेशा 2 चीज़ें हमें हमेशा परेशान करती रहती हैं कि मैं काबिलियत पे, कि मेरे अंदर काबिलियत है कि नहीं इस चीज़ को करने की, एम आई गुड इनफ? और क्या मैं डिज़र्व करता हूँ? तो डिज़र्वेबिलिटी की भी बहुत परेशानी होती है। आधे से ज़्यादा लोग तो अपने मन में ही अपने आप को रिजेक्ट कर देते हैं कि मैं तो डिज़र्व ही नहीं करता बड़ी जॉब। मैं भी डिज़र्व ही नहीं करता था। मैं भी अपने मन को ये सोचता था, यार मेरे को कौन लेगा? मेरे अंदर ऐसी क्या स्पेशल बात है? मेरे से 2 सवाल पूछेंगे, मेरे को तो आंसर ही नहीं पता होगा। मैं डिज़र्व ही नहीं करता था। अब ये जो आपके अंदर हैं, ये 2 साइकोलॉजिकल ब्लॉक्स हैं। ये फिजिकल ब्लॉक नहीं है, ऑल्दो है फिजिकल, एनर्जी और मेंटल तीनों लेवल पे, पर ये फिजिकल ब्लॉक नहीं है। फिजिकल ब्लॉक क्या होता है कि किसी की हड्डी है या किसी के हाथ में हड्डी टेढ़ी हो गई तो वो फिजिकल ब्लॉक है। पर यहाँ कोई हड्डी टेढ़ी नहीं है किसी की बैकबोन में कोई इशू नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल ब्लॉक है। बस हमारे मन में एक डाउट आ गया है, एक नेगेटिव थॉट ने जगह बना ली है, घर बना लिया है। इन चीज़ों को टैपिंग के थ्रू हम रिलीज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं एक छोटा सा डेमो भी दे सकता हूँ टैपिंग का। ठीक है? तो हमारे टैपिंग में 9 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है? 9 पॉइंट्स होते हैं जिन पे हमको टैप करना होता है। टैप करने का मतलब क्या होता है? हमें स्टिमुलेट करना होता है उन पॉइंट्स को अपनी फिंगर से। ठीक है? तो मैं 9 पॉइंट्स बताता हूँ। दिव्या जी आप भी देखिए। पहला पॉइंट होता है कराटे चॉप। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर कराटे चॉप, इस पे हल्के हल्के टैपिंग करिए। सेकेंड पॉइंट होता है आईब्रो। सो हमारी जो स्टार्टिंग ऑफ द आईब्रो होती है, आईब्रो जहां से बिगिन हो रही थी वो। थर्ड पॉइंट होता है साइड ऑफ द आई, आईब्रो के साइड में, आई के साइड में। नेक्स्ट पॉइंट होता है अंडर द आई के नीचे, अंडर द नोज, नोज के नीचे, अंडर द लिप, लोअर लिप के नीचे, चिन के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट होता है कॉलर बोन, यहां पर। सेकेंड लास्ट पॉइंट होता है अंडर द आर्म। सो आर्मपिट के अंदर नहीं करना, आर्मपिट के नीचे। ओके? एंड लास्ट पॉइंट होता है टॉप ऑफ द हेड। सो आप चाहें तो इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा दोबारा से। ये हमारे 9 पॉइंट्स होते हैं, रिलैक्स हो जाइए। तो हमें क्या करना होता है, इन 9 पॉइंट्स, ये बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं हमारी लाइफ के। ये पॉइंट्स हमारे नाडीज और चक्रा से कनेक्टेड होते हैं, मेरिडियन से कनेक्टेड होते हैं। अगर हम इन पॉइंट्स को स्टिमुलेट करते हैं तो हमारी जो इमोशनल रेगुलेशन स्टार्ट हो जाती है अपनी लाइफ में। और जो ये इमोशनल रेगुलेशन होती है, इसके अंदर अगर हम एक चेंज और ला देते हैं कि हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें। फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला कि उनको लगता है कि मैं डिजर्व ही नहीं करता, या उनको लगता है कि क्या मैं कर भी पाऊंगा। तो उसको क्या करना चाहिए? टैपिंग करिए। मुझे डर है क्या मैं कर भी पाऊंगा? मुझे डर है क्या मैं कर भी पाऊंगी? मुझे डर है क्या मैं कर भी पाऊंगा? मुझे डर है क्या मैं कर भी पाऊंगी? मुझे सच में डर है, मैं क्या कर भी पाऊंगा? मुझे सच में डर है क्या मैं ये कर भी पाऊंगी? सच में मेरे को घबराहट है क्या मैं कर भी पाऊंगा? सच में मेरे को घबराहट है क्या ये मैं कर भी पाऊंगी? मैं सच में करना चाहता हूँ, मैं पर सच मुझे में पर मुझे डर है कर भी पाऊंगा। मैं सच में करना चाहती हूँ, पर मुझे डर है क्या मैं कर भी पाऊंगी? और इस डर की वजह से मैं कर नहीं पा रहा, और इस डर की वजह से मैं कर नहीं पा रही, इस डर की वजह से मैं एक्शन नहीं ले पा रहा, इस डर की वजह से मैं एक्शन नहीं ले पा रही, इस डर की वजह से मैं टाल रहा हूँ। इस डर की वजह से मैं टाल रहा हूँ। बट शायद आज से चेंज ला सकता हूँ, पर शायद आज से चेंज ला सकती और हूँ, आज से चेंज लाने के लिए तैयार हूँ। और आज से चेंज लाने के लिए तैयार हूँ। रिलैक्स दिव्या जी एंड एवरीवन, रिलैक्स। आईज क्लोज कर लीजिए एंड टेक अ डीप ब्रेथ। ब्रीद इन एंड रिलीज। ओपन योर आईज। सो इसको कहते हैं हम टैपिंग। ये छोटा सा मैंने 30 सेकंड का आपको डेमो दिया कि वो चीज़ों को आप एक्सप्रेस करिए।
जो भी आपके अंदर अटका हुआ है ना इमोशन, उसको आपको एक्सप्रेस करना है और उस पे टैप करना है। जब आप उसको बोल-बोल के टैपिंग करोगे ना, वो चीज़ आपके माइंड से रिलीज़ होनी स्टार्ट हो जाएगी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्ज़ाम्पल दिया था किसी को कि एक हमारी क्लाइंट थी जो बड़ी कंपनी की सीईओ थी, बहुत स्मार्ट लेडी, इतनी मतलब अच्छी पर्सनैलिटी, इतनी स्मार्ट और मतलब बहुत अच्छी पब्लिक स्पीकर, सब कुछ अच्छा था। एक प्रॉब्लम थी, शी वाज़ नॉट एबल टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप विद एनीवन और उसकी वजह से मिज़रेबल थी उनकी लाइफ़, लोनली, पिल्स लेती थी वो। ओह! नींद ही नहीं आती थी रात को लोनलीनेस की वजह से। शादी करना चाहती थी पर कुछ अंदर रोक रहा था। बहुत साइकोलॉजिस्ट को दिखाया, बहुत जगह गई, कुछ नहीं हो पा रहा था। और उसकी वजह से कांस्टेंट साइकियाट्रिक पिल्स ले रही थी इनसोम्निया के लिए, स्लीपिंग पिल्स, कांस्टेंट, हर रोज़, कई सालों से। सेशन के लिए आई, उनके साथ बैठा, पूछा क्या प्रॉब्लम है, कहाँ है, उनके पास्ट में गए तो पता चला कि उनके कॉलेज में उनका बहुत अच्छा एक सीरियस रिलेशनशिप था। इतना सीरियस कि बच्चों का नाम भी सोच लिया था। ओह माय गॉड! हो जाते हैं कई बार, हम बहुत सिंसियर, बहुत एक डेडिकेटेड हो जाते हैं, यस, यस। बट अनफॉर्चुनेटली गाय चीटेड ऑन हिम। ओह! एंड जब वो किसी को बताना चाहती थी कि ऐसा हुआ मेरे साथ, तो उससे पहले उसने पूरे कॉलेज में सबको, अपने ग्रुप्स में सबको बता दिया कि इस लड़की ने मेरे साथ चीटिंग की है। ट्रॉमा। अगले 2 साल वो कॉलेज में रहीं और कॉलेज में कोई दोस्त नहीं रहा उनका और सब उनको गलत-गलत नाम से बुलाते थे, वो चीटिंग की वज़ह से, जबकि उन्होंने किया ही नहीं था। उन्होंने इतना भयंकर ट्रॉमा पाल लिया अपनी लाइफ़ में कि वो सक्सेसफुल तो बन गई, पर अब रिलेशनशिप में दूर भागती थी। मैंने उन्हें एक छोटा-सा टास्क दिया जब वो आई। मैंने बोला उस बंदे के बारे में सोचो, एक हाइपोथेटिकल नाम ले लेते हैं, राजेश। मेरे को नाम भी नहीं पता उस बंदे का, मेरे को याद भी नहीं है, बट सपोज़ राजेश था उसका नाम। तो मैंने उन्हें मैंने उसके बारे में सोचो, कहती खून कर दूँगी सामने आ गया तो, नोट्स डालूँगी, मार दूँगी। मेरे को हर जगह वही दिखता है, मैं खून कर दूँगी। मैंने बोला ठीक है, अब आपको क्या करना है, स्टॉप वॉच ऑन करते हैं, 5 मिनट का टाइमर, उनको टैपिंग पॉइंट्स बताए, उनको बोला आपको 5 मिनट तक बोलना है आई हेट राजेश, आई हेट राजेश, आई जस्ट हेट राजेश। 5 मिनट तक टैपिंग किया उन्होंने, आई हेट राजेश। आपको क्या लगता है 5 मिनट बाद जब हमने पूछा होगा राजेश को हेट क्या है अब आपका, वो हेट बढ़ा होगा या हेट रिलीज़ हो गया होगा? रिलीज़ हो गया होगा सर। मैंने बोला अब सोचो एक बार राजेश के बारे में, फ़ील करो राजेश, सोचो उसका कहते मेरा मन ही नहीं कर रहा सोचने का। क्यों सोचूं मैं उसके बारे में आकाश जी, क्यों सोचूं, मतलब मन ही नहीं कर रहा, रिलीज हो गया पूरा। जबकि रात को सो नहीं पाती थी बिना गोली लिए, वो रिलीज हो गया पूरा। उनको हर एक इंसान में राजेश दिखता था, वो राजेश को सोचने के लिए रेडी नहीं थी, उसको पिक्चराइज करने के लिए रेडी नहीं थी, बिल्कुल रिलीज हो गया। टुडे शी इज मैरिड, दैट क्लाइंट। क्या बात है! राजेश निकाल दिया आपने? राजेश निकल ही गया। नहीं, जिसको भी अपनी ज़िंदगी में राजेश, मुकेश और व्हाटएवर इट इज़ निकालना है और जिसकी लाइफ में भी लव रिलेटेड ट्रॉमास हैं, सर को कांटेक्ट कीजिए और सर से जुड़िए। बिकॉज़ कई बार हम अपनी लाइफ की ग्रोथ को रोक देते हैं ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों की वजह से। और ये छोटी-छोटी चीज़ें हमें सक्सेस तक पहुँचने में बहुत मुश्किलें पैदा कर देती हैं। सर, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे यही रहेगा कि जब सक्सेस होती है ना, जब इंसान को हासिल भी हो जाती है, मतलब वो पा भी लेता है उसको, उसके बावजूद एक अंदर से डर होता है कि यार ये हासिल हो गई, क्या ये चली जाएगी? और ये चली जाएगी तो फिर वापस कैसे? मतलब एक इंसान होता है कि उसको सक्सेस मिल गई, वो हैप्पी है, वो बहुत खुश है, और एक इंसान वो है जिसको मिल गई लेकिन वो फिर भी एक ट्रॉमा में, एक टेंशन में है कि यार फियर ऑफ लूजिंग कहते हैं उसको। यस, राइट, तो इसको हम कहते हैं फियर ऑफ सक्सेस और फियर ऑफ होल्डिंग ऑन टू सक्सेस। तो ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फियर है, क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है फियर ऑफ फेलियर बड़ा है, राइट, बट फियर ऑफ फेलियर से ज़्यादा फियर ऑफ सक्सेस बड़ा होता है। फियर ऑफ सक्सेस क्या होता है कि हम सक्सेस की तरफ जाना तो चाहते हैं, हम सक्सेस की तरफ जाना तो चाहते हैं, बट हमें कहीं ना कहीं लगता है कि अगर हम सक्सेस की तरफ पहुंच गए तो क्या ये हमारे पास सस्टेन हो पाएगी, क्या हम इसको अपने साथ जोड़ के रख सकेंगे, या ऐसा तो नहीं सक्सेस के चक्कर में हमारे अपने छूट जाएंगे पीछे, या कहीं ऐसा तो नहीं सक्सेस मिल गई तो मुझे हमेशा एकदम बेस्ट लगना पड़ेगा, मैं कभी रिलैक्स नहीं कर पाऊंगी, मैं कभी रेस्ट नहीं कर पाऊंगी, तो इसलिए सक्सेस हमारे को बहुत हैवी लगने लग जाती है, राइट। तो हमें क्या करना होता है इस केस में कि जो सक्सेस रिलेटेड ब्लॉक्स है ना, जो ये इनसिक्योरिटी है, इनसिक्योरिटी कहाँ बैठती है, ये हमारे रूट चक्रा में बैठती है।
सबसे नीचा जो फर्स्ट चक्रा होता है वो हमारा रूट चक्रा होता है, जो हमारे फाउंडेशन चक्रा होता है, जिसके ऊपर पूरी बॉडी खड़ी होती है, वो हमारा रूट चक्रा होता है। पूरी लाइफ खड़ी होती है वो रूट चक्रा होता है, वो रूट होता है हमारा। तो इनसिक्योरिटी हमारे रूट चक्रा में होती है। अगर हम उस इनसिक्योरिटी को रिलीज कर दें तो हम सक्सेस को बहुत इजीली होल्ड भी कर सकते हैं, उसको सस्टेन भी कर सकते हैं, उसको ग्रो भी कर सकते हैं, कंपाउंड भी कर सकते हैं। और कभी अगर 10, 20, 30% आप नीचे भी आ गए सक्सेस में, तब भी आप वापस छलांग मार के उसको डबल ट्रिपल कर लेते हो। तो वो बेसिकली एक इनसिक्योरिटी हमारी लाइफ की, जो फियर ऑफ सक्सेस के रूप में, और मैक्सिमम लोग इसी फियर ऑफ सक्सेस की वजह से सक्सेसफुल कभी बन नहीं पाते, क्योंकि वो सक्सेसफुल बनना तो चाहते हैं। और एक और चीज़ बताता हूँ आपके ऑडियंस को, बहुत व्यूअर्स को ये चीज़ पसंद आएगी, बहुत लोग रेजोनेट भी करेंगे, कि ज़्यादा सक्सेस से पता है कौन डरता है? वो इंसान डरता है जिसको पता है मेरे अंदर पोटेंशियल है। जिसको पता है कि मेरे अंदर पोटेंशियल है, उसको सक्सेस से और ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि उसको लगता है मेरे को गारंटी है कि अगर मैंने ढंग से काम करा और मैं करता रहा सक्सेस मिल जाएगी। इसी चीज़ का डर है, उसको सक्सेसफुल होने का डर है। ओह माय गॉड, ये कैसा डर है सर? बहुत बड़ा डर है सक्सेसफुल होने का, क्योंकि लोगों को लगता है सक्सेस अगर हमारे पास आ गई तो अच्छा तो लगेगा, पर अपने छूट जाएंगे कहीं ना कहीं पीछे, या मैं कभी रेस्ट रिलैक्स नहीं कर पाऊंगा, मैं कभी लाइफ को इजी नहीं ले पाऊंगा, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं जा पाऊंगा, मैं कभी मैच नहीं देख पाऊंगा, मैं आज की डेट में कोई इंस्टाग्राम या ट्विटर या कोई कुछ चीज़ देखता हूँ रील्स, वो नहीं हो पाएगा, मेरे लाइफ से एंटरटेनमेंट चला जाएगा, मैं पिक्चर देखने नहीं जा पाऊंगा। तो इसलिए लोग सक्सेस को रेजिस्ट करते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, कुछ स्टेप आगे लेते हैं सक्सेस की तरफ, पर जैसे ही पास पहुंचते हैं हल्का सा, वापस पीछे हो जाते हैं। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, कुछ दिन चलेंगे, फिर पीछे हो जाएंगे। तो चलते रहेंगे, बिल्ड करते रहेंगे, खुद काटेंगे अपनी सक्सेस को, वापस आ जाएंगे, फिर बिल्ड करेंगे, फिर काटेंगे, वापस आ जाएंगे। उसी लूप में पूरी जिंदगी निकल जाती है। तो वहाँ आपको फियर ऑफ सक्सेस पे काम करना पड़ेगा। अगर वो फियर ऑफ सक्सेस मन से निकल गया तो आप यहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे, और ये आप फिनिश लाइन क्रॉस कर जाओगे। सर, जैसे फेयर ऑफ सक्सेस बताया आपने, वैसे एक लेफ्ट आउट वर्ड है जो आज के टाइम में जेनजीज के बीच में काफ़ी पॉपुलर है। और लेफ्ट आउट वर्ड सिर्फ वर्ड नहीं है, इसका मीनिंग भी बहुत मतलब रियल है। कई बार होता है कि हम बहुत सारे लोगों के बीच में बैठे होते हैं, हमारे ही फ्रेंड्स होते हैं, हमारी ही फैमिली होती है। जैसे आपने बोला आपके कजन्स थे, बट आपकी इतना अच्छा बॉन्ड क्रिएट नहीं था, और मज़े कर रहे होते हैं लोग, चिल कर रहे होते हैं, आपको अटेंशन भी दे रहे होते हैं, फिर भी आप लेफ्ट आउट फील करते हैं, आप हमेशा लोनीनेस फील करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपको समझने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में, आपकी जैसी परेशानियां किसी के पास नहीं है, यू आर द ओनली वन जो कि परेशान है। तो ऐसी सिचुएशंस जब होती हैं, जब हम लेफ्ट आउट फील करते हैं, तो उस समय हम खुद को कैसे लेफ्ट आउट फील करने से बचा सकते हैं? सो अगेन ये जो चीज़ है ना, ये एक सिम्टम है, ये बाहर का सिम्टम है। दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये सिम्टम है। ये हमें लग रहा है कि ये प्रॉब्लम है, बट इसकी डीपर प्रॉब्लम ये है कि अगेन दैट पर्सन हैज़ इनसिक्योरिटीज एंड दैट पर्सन इज नॉट सीइंग द वर्ल्ड फ्रॉम एन ओपन एंगल। वो वर्ल्ड को ओपन एंगल से नहीं देख रहा, वो लाइफ के एक्सपीरियंसेस को नहीं एक्सपीरियंस कर पा रहा, वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने दिमाग में अपने आप को सोचने में लगा रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है। तो उसके माइंड में वो रिपीटेटिव थॉट्स चल रही हैं, फियर ऑफ जजमेंट है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। हाँ ठीक है, मैं महंगे कपड़े नहीं पहनता, बट वो तो मेरी खुद की चॉइस है ना, मैं भी पहन लूंगा आगे। उसके वो कोई सोच भी नहीं रहा उसके बारे में, वो अच्छा, वो खुद को ही सेल्फ सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ, खुद ही अपने मन में आंसर कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, इधर उधर वाद विवाद चल रहा है, खुद के मन में ही वो सब पूरी स्टोरी बना रखी है। रियलिटी बताता हूँ आपको, कोई किसी के बारे में कुछ नहीं सोच रहा। हर इंसान अपनी लाइफ से परेशान है, अपनी लाइफ के चैलेंजेस से परेशान है, या अपने गोल्स में लगा हुआ है, अपनी फैमिली में लगा हुआ है। मदर्स अपने फादर्स अपने बच्चों में, छोटे बच्चों को पालने लगे, कितना चैलेंजिंग है आज की डेट में। छोटे बच्चों को अपब्रिंगिंग देना, वर्क भी करना है ना, ड्रीम्स भी हैं, बच्चे भी हैं, कितना लाइफ में चैलेंजिंग टाइम्स हैं लोगों के लिए, राइट। आपको क्या लगता है, वो ये सोच रहे होंगे कि इस बंदे ने यार ये आज महंगे कपड़े नहीं पहने? नहीं सोच रहा, बिल्कुल नहीं। ये आपके मन की इनसिक्योरिटी है। जिस दिन आप अपने मन से वो इनसिक्योरिटी रिलीज कर दोगे, लोगों का व्यवहार भी आपको डिफरेंट अपने तरफ लगने लग जाएगा। इसका छोटा सा उदाहरण देता हूँ, अदरवाइज मत लीजिएगा, एक बस एग्जाम्पल के लिए बोलता हूँ। कॉलेज में लाइफ में होते हैं, ठीक है, एक लड़का है जो एक लड़की के पीछे
बुरी तरह से पड़ा हुआ है कि यार तुम मुझे पसंद करती हो ना, और बार-बार उसको प्लीज़ करने के चक्कर में है, बार-बार उसके याद रखता है, अरे यार तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, बट वो हमेशा उसको प्लीज़ करने में लगा रहता है, उसके आगे-पीछे घूमता रहता है। क्या वो लड़की उससे कभी इम्प्रेस होगी? नहीं, क्यों? बिकॉज़ वो उसके लिए कहीं न कहीं ज़्यादा सोचता है, ज़्यादा अवेलेबल है, वो लड़की सोच भी नहीं रही है उसके बारे में। या कुड बी वो परेशान भी नहीं है लेकिन उसके दिमाग में वो परेशान है। या उसको वैसी चीज़ें फ़ील नहीं हो रही जैसा वो सोच रहा है कि उसको फ़ील हो रही हैं। तो जो लोग ज़्यादा नीडी होते हैं ना लव के, उनको लव कभी नहीं मिलता। ओह! सर, ऐसा क्यों? बहुत से लोग होते हैं। आपको नीडी नहीं होना ना। अगर आप किसी चीज़ के नीडी हो तो आप इनसिक्योरिटी ला रहे हो। अगर आप इस रूम में हम लोग बैठे हैं, 4 लोग और हैं, अगर हम इन एक इंसान बहुत इनसिक्योर है, तो उसकी वाइब्रेशंस इतनी हो जाएँगी कि कोई सब लोग अच्छे हैं यहाँ पर, बट उसके पास कोई आना नहीं चाहेगा। जो इंसान खुद में सिक्योर है, जैसे एक लड़का है कॉलेज में, जिसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो खुश है, वो मज़े कर रहा है, पढ़ाई जब एग्ज़ाम होता है क्रैक कर लेता है, जब स्पोर्ट्स होता है पार्टिसिपेट कर लेता है, उसके पास ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे। येस, क्योंकि ऑब्वियसली। उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा ना, वो सिक्योर है मन में। जब आपकी फीलिंग अपने लिए सिक्योरिटी वाली है, तो दुनिया आपसे अट्रैक्ट होती है। एग्ज़ैक्टली, ये ज चीज़ तो देखिए। अगर पेरेंट्स बोलते हैं, अब आज की डेट में बड़ी प्रॉब्लम है पेरेंट्स, ग्रैंड-पेरेंट्स का, हम पेरेंट्स हैं, हमारी रिस्पेक्ट करो। हम बड़े हैं, हमारी रिस्पेक्ट करो। ऑल्दो मैं तो भक्त हूँ अपने मम्मी-पापा का, बट मैं एक चीज़ पूछता हूँ, रियल चीज़ है, जेन ज़ी और मिलेनियल्स इससे कनेक्ट करेंगे, कभी रिस्पेक्ट माँगने से मिली है क्या? नहीं, मैं मैनेजर हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, रिस्पेक्ट करो, उसकी रिस्पेक्ट कभी नहीं होगी। मैं टीचर हूँ, रिस्पेक्ट करो। नहीं होगी। मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, चीफ मिनिस्टर, रिस्पेक्ट करो मेरी, कभी नहीं मिलेगी। पर जो इंसान रिस्पेक्ट मांगेगा नहीं रिस्पेक्टफुल वे में, उसका कंडक्ट है, उसकी वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी है, वो भाई वो ये भी बोलेगा ना मैं प्रधान सेवक हूँ, सब बोलेंगे ना यार कितना अच्छा हम्बल बंदा है, प्रधान सेवक बोल रहा है, इसकी रिस्पेक्ट करो। तो अपने अंदर अपनी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, खुद सेफ फील करना पड़ेगा। अगर वो आपने सेफ्टी बिल्ड कर ली अपने अंदर, तो आप लेफ्ट आउट फील नहीं करोगे, आप जेल इन हो जाओगे लोगों के साथ। आप उनकी तरफ बिल्कुल पानी में जैसे चाय मिल जाती है, एक हो जाती है, वैसे हो आप जाओगे, आप नहीं। अलग कर ही नहीं सकते उस चीज़ में। सर, आपने ये बहुत अच्छी चीज़ बताई। लिटरली कई चीज़ें तो आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे जो ला रहे हैं ना, वो मैं देख रही हूँ। मेरे को एकदम दिमाग में आ जा रही है कि अच्छा ये चीज़ भी देखी है, ये चीज़ भी देखी है। ये बात सच कही आपने कि जो लोग ज़्यादा प्यार के नीडी होते हैं, उनको प्यार नहीं मिलता। मेरे खुद के भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नीडी हैं प्यार के, लेकिन उनके लव पार्टनर्स उनको छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं और सामने वाला पर्सन कम डालता है उनके हिसाब नहीं, से। एफर्ट्स डालो, एफर्ट्स डालने में मन नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको आज से अपने पार्टनर से मुंह मोड़ लेना कि जी मैं बिल्कुल नीड नहीं है, दैट इज नॉट द करेक्ट थिंग, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऑडियंस उसका गलत इंटरप्रिटेशन निकाले। थोड़ी सी क्लैरिटी दे देता हूँ इस चीज़ पे, और इसका मतलब यह है कि अपने आप को सिक्योर कर लो पहले, हाँ, कि मैं अपना कर्म करूंगा, मुझे प्यार करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तब भी तब मैं भी अपना खुश हूँ। कर्म करूंगा, मेरे को तो प्यार देना है। जो इंसान प्यार देने में विश्वास कर लेता है ना, उसको प्यार अपने आप मिल जाता है, उसको चाहिए नहीं प्यार। पर मैं जब बोलूँगा ना मुझे लाइक करते हो ना, मुझे तो लाइक करते हो ना, मुझे मैं पसंद हूँ ना तुम्हें, डेली पूछो अपनी वाइफ से, रिस्पेक्ट करना बंद कर देगी, लिटरली बता रहा हूँ मैं तुम्हें। सुन रहे हो ना आप लोग? सुन लो ध्यान से। सबके साथ है ये प्रॉब्लम। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल है ये, जितनी बातें हो रही हैं मोस्ट ऑफ द बातें ऐसी हैं। आप अगर वीडियो ध्यान से और बहुत प्यार से देख रहे हो ना, आप सबको फील होगी कि भाई ये चीज़ तो मेरे साथ भी हुई है ना? सर, आपने एक मूवी देखी है हँसी तो फंसी? उसमें एक डायलॉग है, क्योंकि आपने सेंसेशन वर्ड का यूज़ किया था, वो प्रॉपर रील में काफ़ी वायरल था कि मुझे सेंसेशन होती है, बॉडी मेरी थपथपाहट, घबराहट, हाँ, झंझनाहट। झंझनाहट समथिंग ऐसा बहुत मैंने रील डिफिकल्ट, देखी, मूवी नहीं देखी। डिफिकल्ट डायलॉग है। और उस मूवी में भी जो परिणीति चोपड़ा का कैरेक्टर होता है, वो ऐसा होता है कि वो एक ड्रग एडिक्ट होती है और वो पिल्स खाती है, वो कोलगेट खाती है, पर वो प्रॉब्लम इसीलिए होती है उसके साथ क्योंकि वो इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी होती है। उसकी फैमिली से उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा होता है और उसको ये लगता है कि मेरा तो कोई नहीं है, मुझे अपने ड्रीम्स फॉलो करने हैं। वो उस एंग्जाइटी में जीती है। तो वो जिन सेंसेशंस की बात कर रही थी, जिस घबराहट की बात कर रही थी, जिस थपथपाहट की बात कर रही थी, वो हम सबकी लाइफ में है। तो एट द एंड में आप ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उनका एक सॉल्यूशन बताइए जो हम रोज़ाना अपनी लाइफ में लाकर अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने।
मैं आपको बताता हूँ, मैंने ना इतनी मोडालिटीज़ खुद ट्राई की हैं। अगर मैं बोलूँ कि मैंने सिर्फ ईएफटी टैपिंग सीखा है या ईएफटी टैपिंग से ही अपना करियर स्टार्ट किया है या अपनी लाइफ स्टार्ट की है, आंसर इज़ नो। मैंने लाइफ में इतनी चीज़ें ट्राई करी हैं। सबसे पहले खुद पे ट्राई की हैं चीज़ें, क्योंकि मैं खुद चेंज होना चाहता था। और हमेशा से मेरे लाइफ में एक मिसिंग पॉइंट लगा था, जब मैं कोच बन गया था उसके बाद भी, कि मैं लोगों को बहुत अच्छा समझा तो देता था, मोटिवेट तो कर देता था, उनको समझ में भी सब आ जाता था, सब बोलते थे कि सर बिल्कुल समझ में आ गई बात। पर जब वो वापस अपनी लाइफ में जाते थे तो कहते थे सर इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, समझ में आ गई लॉजिकली पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, वापस उसी प्रॉब्लम में आ जाते हैं हम। आपकी बात याद आती है पर फिर भी हम बोलते हैं चलो बाद में देखेंगे। तो मेरे को हमेशा से एक टूल चाहिए था कि जो मैं समझाना ना पड़े, आप उस टूल को फॉलो कर लो तो आप ट्रांसफॉर्मेशन पालोगे। ईएफटी टैपिंग वो टूल है। ओह, ईएफटी टैपिंग, और ऐसा नहीं आपको डेली आधा घंटा मेडिटेशन करनी है, टैपिंग कर, आधा घंटा नहीं, 5 से 10 मिनट एवरी डे, बस। बस बस दैट्स इट। 5 से 10 मिनट एवरी डे। ये तो योगा से भी ज्यादा इजी है। बहुत आसान है, दैट्स द बेस्ट पार्ट। और काफ़ी लोग बोलते हैं, दिव्या जी मैं आपको बता रहा हूँ पॉडकास्ट पे, कि कोई चीज़ अगर इतनी आसान है तो वो काम नहीं करेगी। मैं लिटरली बता रहा हूँ, जो चीज़ आसान होती है, जैसे आपने सुना होगा एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। यस। एप्पल खाना आसान है ना, हाँ टेस्टी होता है, कहीं पे भी खा लो, छील के खा लो, बिना छीले खा लो, शाम को खा लो, हाँ, सुबह कभी भी खा और सकते उसकी हो। कोई नेगेटिव साइड्स भी नहीं है। राइट, टेस्टी भी होता है, कोई प्लेजेंट होता है, नॉट टू स्वीट नॉट टू टैंगी, कुछ भी नहीं, बड़ा एक प्लेजेंट सा फ्रूट है एप्पल। कहीं पे भी मिल जाता है, किसी भी सिटी स्टेट में, राइट। तब भी लोग एप्पल नहीं खाते, पता है क्यों? कि व्हाट इज इजी टू डू इज इजी नॉट टू डू ऑल्सो। जो आसान है करने में, वो ना करना और आसान है। तो टैपिंग 5 मिनट 10 मिनट करना बहुत आसान है, पर ना करना भी आसान है। मेरे जैसे एक्सट्रोवर्ट को आज इन्होंने इंट्रोवर्ट बना दिया लिटरली। मैं तो बहुत बड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, मैं अभी नो भी सर, कहीं से नहीं हो आप इंट्रोवर्ट। मैं आज चुपचाप नहीं बैठा था नहीं, मैं। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लिटरली आपने जितनी भी बातें की हैं, मैं इन चीज़ों से परेशान हूँ। मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूँ। मुझे लाइक मेरे फैमिली में मेरे कज़न्स मुझसे नाराज़ हो जाए, मुझे वो भी नहीं पसंद। मेरे फ्रेंड्स मुझसे नाराज़ हो जाए, मुझे वो भी। मैं सबको खुश रखने की कोशिश करती हूँ कि सब सारा एनवायरनमेंट मेरे से खुश रहे। लेकिन एट द एंड कभी-कभी मुझे ऐसा फ़ील होता है कि सबको खुश रखते-रखते मैं नाखुश हो जाती हूँ। सो आज से एक प्रॉमिस, यस सर। आज से एक प्रॉमिस कि आप सबको खुश करेंगे, पर उससे पहले आप दिव्या सिंह को खुश करेंगे। ओके। ये प्रॉमिस करिए। एवरी प्रॉमिस। डे 5 मिनट, ये 9 पॉइंट्स याद कर लीजिए। इन पॉइंट्स पे टैपिंग करके आप बोलिए जो भी आपको उस दिन का इमोशन परेशान कर रहा है, ठीक है? ठीक है। बाकी तो हम डीप ईएफटी भी सिखाते हैं, बट बहुत ईजी है ये। जो भी उस दिन की चीज़ आपको थॉट या इमोशन परेशान कर रहा है, जो भी, उस स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करिए, ठीक है? और उस पे टैप करिए, टैप बोल करिए। के। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी कुछ किसी के लिए किया पर उसने वापस आपके लिए वो नहीं चीज़ किया। वो नोटिस भी नहीं की, हुँ, तो आपको लगा कि यार ये तो नोटिस नहीं कर रहा, इसने मेरा सारा एफर्ट ज़ीरो हो गया, 0 हो गया। ठीक है? तो आपको बोलना है कि हालाँकि हालाँकि मैं सबके लिए सब कुछ करती हूँ, मैं सबके लिए सब कुछ करती हूँ, बट मुझे वापस उसका रिटर्न कुछ नहीं मिलता। पर मुझे वापस उसका रिटर्न कुछ भी नहीं मिलता। आई स्टिल एक्सेप्ट माई सेल्फ। आई स्टिल एक्सेप्ट माई सेल्फ। आईब्रो पॉइंट पे आ जाइए। मैं सबके लिए सब कुछ करती हूँ। मैं सबके लिए सब कुछ करती हूँ। मैं सबके लिए सब कुछ करती हूँ। मैं सबके लिए सब कुछ नेक्स्ट करती हूँ। पॉइंट, साइड ऑफ द आई, मैं सबके लिए सब कुछ करती हूँ। अंडर द आई, मैं सबके लिए सब कुछ करती मैं हूँ, सबके लिए सब कुछ करती हूँ। बट फिर भी मेरे को उसका रिटर्न नहीं मिलता। अच्छा, फिर भी मेरे को उसका रिटर्न नहीं मिलता। मेरे को फिर भी उसका रिटर्न नहीं मिलता। मेरे को फिर भी उसका रिटर्न मेरे को नहीं फिर भी उसका रिटर्न नहीं मिलता। मेरे को फिर भी उसका रिटर्न नहीं मेरे मिलता। को फिर भी उसका रिटर्न नहीं मिलता। मेरे को फिर भी उसका रिटर्न नहीं मिलता। आईब्रो पॉइंट, मैं सबके लिए सब कुछ करती हूँ। मैं सबके लिए सब कुछ करती हूँ। मैं पूरा करती हूँ दिल से। मैं पूरा करती हूँ दिल से। सबको खुश रखने की कोशिश करती हूँ, सबको खुश रखने की कोशिश करती हूँ, बट उस वजह से मैं खुश नहीं रह पाती। पर उस वजह से मैं खुश नहीं रह पाती। मेरे अंदर से कुछ मिसिंग होता जा रहा है। मेरे अंदर से कुछ मिसिंग होता जा रहा है। आज से मैं अपने अंदर ये बदलाव लाती हूँ कि मैं सबसे पहले दिव्या सिंह को खुश करूंगी, दिव्या सिंह को खुश करूंगी हमेशा। हमेशा। और उस चीज में मुझे बिल्कुल गिल्टी फील नहीं होगा। बिल्कुल गिल्टी फील नहीं मुझे होगा। बोल के बुरा नहीं लगेगा, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, और मैं सबके लिए अच्छा भी करूंगी, और मैं सबके लिए अच्छा भी करूंगी, और ज्यादा अच्छा करूंगी, और ज्यादा अच्छा करूंगी, बट पहले खुद को खुश करूंगी। पर पहले खुद को खुश करूंगी। एंड आई कंप्लीटली एक्सेप्ट माई सेल्फ। आई कंप्लीटली एक्सेप्ट माई सेल्फ। रिलैक्स दिव्या जी एंड अदर्स, रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ
एंड रिलीज. ओपन योर आईज. यस. कैसा फील हो रहा है आपको? रिलैक्स, एकदम रिलैक्स. अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है. लिटरली अच्छा लग रहा है मुझे. ऐसा लग रहा है कुछ बर्टन हल्का हुआ, 10-20 किलो तो उतर गया. उतर गया. और 2 मिनट में उतरा. आप सोचो अगर आप हर रोज करना स्टार्ट कर दो तो क्या हो जाएगा. मैं बहुत अच्छी इंसान बन जाऊंगी. मैं बहुत अच्छी इंसान बन जाऊंगी. आप जो अभी भी थोड़ा- बहुत अच्छी इंसान हो. जो थोड़ा बहुत गुस्सा आता है मुझे खुद के ऊपर, मैं किसी और के ऊपर गुस्सा नहीं कर पाती. फिर जब खुद के ऊपर ही सुना लेती हूँ मैं. पर लेकिन आज मैं बहुत ग्रेट पर्सनालिटी से मिली हूँ गाइस. जोक्स अपार्ट, बहुत अमेजिंग हमारा पॉडकास्ट था. बहुत अमेजिंग सर के आंसर्स थे. क्वेश्चंस तो रहे नहीं मेरे, बिकॉज सर ने आंसर्स इतने अच्छे दे दिए कि मुझे क्वेश्चंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी. एंड सेकंड मोर थिंग इज कि सर ने जितनी भी बातें की, जितने भी डिस्कशन हुए हमारे बीच में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आप इसको बिल्कुल भी छोड़े ना, बिकॉज सर की जो इंपॉर्टेंस लाइन है, इसके पैसे लगते हैं, लेकिन अभी आप फ्री में सुन रहे हैं. तो एटलीस्ट जितना टाइम मिल रहा है इसको अच्छे से सुनिए. और अगर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, अगर कोई सच में बहुत ज़्यादा परेशान है इन सभी चीज़ों से, तो सर का इंस्टाग्राम आईडी डाल दिया जाएगा और भी डिटेल्स डाल दी जाएंगी. आप जाके सर से कनेक्ट कीजिए, अपनी लाइफ सुधारिए और मेरी तरह रिलैक्स और चिल हो जाइए. नमस्कार मेरी साइड से. अब सर भी कुछ कहना चाहेंगे आपसे. मैं सिर्फ लास्ट मैसेज अपना ये देना चाहूँगा कि अगर हमारी लाइफ में कोई भी इशू है, इशू इज़ नॉट द इशू. इशू इज़ कि अगर हमें लगता है कि वो इशू सॉल्वेबल नहीं है और हम उसमें स्टक हो जाते हैं, वो इशू है. तो बस आपकी ऑडियंस से एक रिक्वेस्ट है कि एक तो वो अपना जो इशू में वो अटके हैं वो कमेंट में बताइएगा. अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आते हैं, अच्छे व्यूज़ मिलते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, तो शायद हम पार्ट 2 भी कर लें ऑब्वियसली. इसका. ठीक है. और हम उन चीज़ों पे भी टैपिंग अगली बार बता देंगे कि क्या चीज़ पे लोग टैपिंग करना चाहते हैं, तो अपना इशू बताइए. और सेकंड चीज़ मेरी जो रिक्वेस्ट है ऑडियंस से, कि आज से वो एक प्रण ले लीजिए, अगर उन्होंने यहाँ तक देखा है, कि आज से वो डे 1 स्टार्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ का. और अगर वो डे 1 स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं, तो डे 1 स्टार्ट्स फ्रॉम टुडे. चैट में कमेंट्स में लिख दीजिए. एग्जैक्टली. शुरू करिए आज से ही. और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये पॉडकास्ट कितना अच्छा लगा. और रिस्पेक्ट कीजिए अपने मदर फादर की, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ. और मेरे पॉडकास्ट चैनल्स पे इसी तरह जुड़े रहिए और मेरी बातें और सर की बातें और जो भी नया गेस्ट आता है उनकी बातों को ध्यान से सुनिए. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू दिव्या जी.